हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में फन ऑफ साइंस विद कौशिक पे। सबसे पहले आप सभी को लोक आस्था के इस महान पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। भगवान सूर्यदेव आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो आइए फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। क्लास 10 कक्षा 10वीं के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस का क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, वो कैसे होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं। मैंने न्यूट्रिशन के दो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और बेसिस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस के बेसिस पे लाइक न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटा गया, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से देखने जा रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझाने के बाद मैं अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस को कवर कर दूं। और कक्षा 10वीं के बच्चे को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म तो मैं समझा दूंगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्या होता है, बट रिएक्शन को कितने बच्चों ने मेरे से बोला कि भैया ये रटने में दिक्कत होता है या वो, तो मैं सिंपल चीज बताऊंगा कि कैसे आप लोग उसको टैकल कर सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि एक्सटर्नल बाहरी सोर्स में क्या आपको मिल रहा है, इस बेसिस पे न्यूट्रिशन का दो प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक किसे कहेंगे? तो धरती पे दो ही टाइप का जीव पाया जाता है। एक जो खुद बनाता है अपना खाना, जो खुद अपना न्यूट्रिशन लेता है, दूसरा जो न्यूट्रिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पे डिपेंड है। डिपेंड तो ये भी है, अब कितने लोग इस पे सवाल उठा देंगे कि इस लेवल पे तो 10th क्लास में तो बोला नहीं है कि ये डिपेंड है, ये तो हम लोग जानते हैं शुरू से कि इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। आप कैसे बोल देंगे कि डिपेंडेंट है? तो देखो भाई, कहीं ना कहीं से अगर धरती से तुम सूर्य भगवान को गायब कर दोगे तो ये भी न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा। अगर आप धरती से सूर्य भगवान की रोशनी को यानी सोलर एनर्जी को अगर गायब कर दोगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अगर आप CO2 को गायब कर दोगे तो उसका सब्स्टिट्यूट प्लांट के पास नहीं है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से सनलाइट और CO2 पे निर्भर कर रहा है? लेकिन हमारे और इसके में अंतर सिर्फ इतना ही है कि निर्भर करने के बाद भी यह अपना भोजन खुद बनाता है और हम लोग निर्भर होने के बाद भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए। संसार में कामयाब वही होगा जो खुद पे निर्भर होगा। दूसरों के ऊपर निर्भर होने वाले की जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिए कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने, स्वयं पे निर्भर रहे, किसी और पे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज अ सेल्फ डिपेंडेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस। अभी मैंने जो बोला ये आत्मनिर्भर है। आजकल तो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की भी शुरुआत बहुत तेज हुई है, स्वदेशी आत्मनिर्भर। तो ये प्रोसेस जो है वो आत्मनिर्भर होता है। द मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, आइए पहले इस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो ये एक प्लांट में होने वाला प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपने को अपना फूड बनाता है। अब देखिए, प्लांट का कौन सा पार्ट, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है से बनाना। अब लाइट से क्या बनाना? लाइट से क्या बनाना? तो लाइट से खाना बनाना, भोजन बनाना। तो वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं लाइट का इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोसेस में,
और कहीं ना कहीं उसके खाना बनाने के प्रोसेस में लाइट का यूज हो रहा है, उससे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका टारगेट क्या होता है? तो देखिए, इसका टारगेट यही होता है कि वायुमंडल से CO2 जो प्लांट के द्वारा लिया गया है, वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्लांट के लीफ के क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जाकर इसे ग्लूकोज में बदल दे। इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, अपना एनर्जी यानी अपना न्यूट्रिशन के रूप में अगर वो किसी चीज को लेते हैं तो वो है ग्लूकोज। चाहे वो ग्लूकोज के फॉर्म में ले, चाहे वो रेविनोज के फॉर्म में ले, चाहे वो गैलेक्टोज के फॉर्म में ले, चाहे वो मोनोज के फॉर्म में ले, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले, लेकिन लेंगे तो ग्लूकोज ही, बनाएंगे ग्लूकोज ही। भोजन का अल्टीमेट सोर्स ही है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी बनता है, ग्लाइकोजन भी बनाते हैं बहुत सारे प्लांट। तो इसका टारगेट यही होता है कि न्यूट्रिशन, हाउ वी गेट न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, हमारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स चीज टूट के कैसे बिखरेंगी, कैसे क्या बनेगा, कैसे CO2 ग्लूकोज बनाएगा, किस प्रकार की रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होंगी, that depends, and that process is known as photosynthesis. Here we cannot consider as all the plants. Understand? Next point. The next point is glucose is the main product of this process. Sorry, एक और वाक्य मैंने लिखा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, it is a process by which autotrophs takes substance from outside and convert them into a simpler energy. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट है। एनसीईआरटी इस पॉइंट में बहुत कुछ कहना चाहती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ना आसान है, लेकिन एनसीईआरटी को डिकोड करना, एनसीईआरटी को के लैंग्वेज को समझना, इट इज अ वेरी टिपिकल। हम किसी एक बुक को पढ़ के हम एनसीईआरटी को जज नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज ऑल लाइक अ डेप्थ ऑफ सी that you cannot consider all in all your life, what NCERT says. So don't underestimate NCERT. तो यहां पे है it is the process by which autotrophs take the substance. अब ये प्रोसेस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी ये एक प्रोसेस बता रहा है, और इस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्या बोल रहा है? which autotrophs take substance from outside and convert them into a simpler energy. बाहरी सोर्स से सब्सटेंस लेके हमारे अपने बॉडी के अंदर में एक सिंपलर एनर्जी का बना देता है। इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ। ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मैंने बता दिया, ग्लूकोज अल्टीमेट ही है। C6H12O6 इज द मेन सोर्स। आप किसी भी जीव के, कितने भी कॉम्प्लेक्स जीव के अंदर देखिए, मिलेगा आपको ग्लूकोज। हमारे अंदर एटीपी है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन भी होता है, हमारे अंदर स्टार्च भी होता है, हमारे अंदर द ऑर्गेनिज्म हु शो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में भी बताया है इस बात को कि बहुत से लोग जो है इस बात में आज भी कंफ्यूज हैं कि ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रोपिक क्या होता है। मैं किसी से पूछा, एक मेरा स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा कि बाबू बताओ कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप हो रहा है? कहा भैया 2 टाइप। हम बोले बहुत बढ़िया, तो बता दे मुन्ना कि दोनों का नाम क्या है? तो डायरेक्टर हमसे कह क्या रहा है कि भैया एगो ऑटोट्रॉप और एगो हेटेरोट्रॉप। हम बोले एगो बात बता मुन्ना, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन का प्रोसेस है? तो हाँ भैया। हम बोले यही तो गलत है, और अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं तो यहां पे आप लोग गलत हैं। जो जीव ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा
जो जीव स्वपोषी प्रक्रिया को फॉलो करेगा वो स्वपोषी कहलाएगा, यानी जो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो करेगा वो ऑटोट्रॉप कहलाएगा, और जो विषमपोषी यानी जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करेगा वो हेटेरोट्रॉप कहलाएगा। तो आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि this is a autotroph or this is a heterotroph. No, it is not a process. It is a type of animals, type of organism that you found, and that you know that how the complexity of them. You not say that. The science is a subject that fully conflict with language. You cannot underestimate the language of science. Then, next, in the process, carbohydrate commonly break down in the form of starch and glycogen. I will consider it in after some time. मैं इसे थोड़ी देर बाद डिटेल करूंगा कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में कैसे बदलता है कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट एंड सम algae show this process. कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जरा यहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही नहीं, कुछ ऐसे algae हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। Then sunlight CO2 is the useful raw material of this process. Sunlight, सूर्य प्रकाश, CO2 is the useful raw material of this process. मतलब इसका जो कच्चा माल है, अब भाई फूड बनेगा तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए ना, तो इसका कच्चा माल क्या होता है, तो सनलाइट और CO2। आगे हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट में ये मैकेनिज्म कैसे होता है, पूरे डिटेल में। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया अभी जस्ट कि मतलब प्लांट का जो प्रोसेस होता है ऑटोट्रोपिज्म का, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आइए एक बार देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है, अगर ध्यान दें तो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll that makes the C6H12O6 that is commonly known as glucose and plus 6O2 and plus 6H2O। अब उसके बाद की बात है तो उसके बाद मैंने लिखा है in the process of photosynthesis firstly absorption of light energy occur by chlorophyll of the plant leaf। अब देखिए प्लांट के पास प्रॉपर मतलब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपर एक ऑर्गन होता है। चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट जो है लीफ के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है, लीफ के अंदर ही उसके जितने भी न्यूट्रिशन मैकेनिज्म होते हैं वो फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि लीफ पे अगर फॉलो होता है तो लीफ के पास ऐसा क्या होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, तो दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन आई राइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, चूंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वी कैन से दैट लाइट एनर्जी, तो light energy by chlorophyll of the plant. Then light energy is converted into chemical energy and H2O molecule is split into O2 and H2। What is this? तो देखिए लाइट एनर्जी ट्रैप होने के बाद में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में यानी क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसी दौरान CO2 के मॉलिक्यूल उसी दौरान H2O के मॉलिक्यूल का O2 और H2 में टूटना, ये भी होता है, खंडन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ध्यान देने योग्य बात है। रिडक्शन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। CO2 का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के बहुत अच्छे से आ चुके हैं क्या होता है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CO2 का जो रिडक्शन होता है किसके फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है और मतलब एक टूट के मतलब विभिन्न मॉलिक्यूल मिलके एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्लोरोफिल प्रेजेंट, अब देखिए यहां तक बात आ गई। अब मैंने एक क्लोरोफिल लिखा है, तो ये क्लोरोफिल को मैंने बोला लीफ में होता है। ये लीफ के किस पार्ट में होता है? तो क्लोरोफिल लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब नेक्स्ट बात आती है, अब देखिए कुछ बातें मैं आप लोग से साझा करना चाहूंगा कि कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि घर के जो हमारे बड़े होते हैं क्यों कहते हैं कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, या बहुत ऐसे केस में हम लोग सुनते हैं कि फलाना आदमी को भूत पकड़ के मार दिया। एक्चुअली में वो भूत नहीं मारता है, ये परिकल्पना ही मिथ्या है। भूत मार दिया ये परिकल्पना को ही मैं मिथ्या मानता हूं, ये मिथ्या है, मिथ्या का नाम कुछ नहीं। इसके बेसिस पे साइंस क्या कहता है मैं बताता हूं। प्लांट जो है वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर साफ शब्द में मैं बोलूं तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब होता क्या है, प्लांट जो है ना, हम बोल सकते हैं कि रूमिनेंट एनिमल की तरह बिहेव करता है। एक जैसे रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो अगर रूमिनेंट एनिमल कहने का मतलब हमारे काऊ बफेलो यानी गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, ये करते क्या है, एक साथ खूब चारा चर लेंगे, एक साथ खूब चारा चर लेंगे। उसके बाद उनको आप एक जगह पे बैठा दीजिए, एक जगह पे बांध दीजिए। बांधने के बाद वो जुगाली करने लगते हैं, जुगाली करने लगते हैं। और जुगाली करने के टाइम में वो करते क्या है, तो अपने पेट से उसी भोजन को लाके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के तब पेट में फिर भेजते हैं, तब वो पचता है। सेम वही काम है। तो प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लांट क्या करता है, दिन भर खाना बनाएगा, दिन भर खाना बनाएगा, रात होते होते वो खाना बनाना बंद कर देगा, और खाना बनाना बंद कर देगा और खाना का सप्लाई शुरू कर देगा। क्योंकि लीफ के पास प्लांट में दो वेसल होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्लांट के पास दो ही होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो है रॉ मटेरियल को लाने में यूज होता है और फ्लोएम जो है खाना को पहुंचाने में यूज होता है। प्लांट के पूरे पार्ट में जो है फ्लोएम खाना पहुंचाता है। तो प्लांट के पूरे पार्ट में वो खाना पहुंचाता है। तो मैंने यहां पे आप लोगों को बता दिया। तो रात के समय में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेने लगेगा और CO2 छोड़ने लगेगा, बिल्कुल हमारी तरह। तो वहां पे उस प्लांट के पास रहने वाले आदमी का अगर रात में अगर वो जाता है उस प्लांट के पास में, तो वो सफोकेशन से मर जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में पौधे के पास या पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। दिस इज द लॉजिक दैट वी से टू यू। अंडरस्टैंड? अब आगे है, क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस प्लांट हैव ए स्मॉल पोर नोन एज स्टोमाटा। रंध्र, हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र। ये क्या होता है, तो प्लांट में गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, वो प्लांट के एक पार्ट से होता है जिसे बोलते हैं स्टोमाटा, रंध्र।
रंध्र के द्वारा उसका एक्सचेंजिंग होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि स्टोमाटा है, स्टोमाटा कभी खुलेगा नहीं ना, कब उसका अनियमितता नहीं ना है, कभी खुल जाए कभी बंद हो जाए, ऐसा थोड़ी है। एक उसका सीक्वेंस है कि कब खुलना है और कब बंद होना है, कब खुल के एयर को लेना है, कब खुल के एयर को बाहर करना है। हाँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यही स्टोमाटा का खेल है ट्रांसपीरेशन में भी। आगे मैं बताऊंगा आपको ट्रांसपीरेशन की प्लांट अपना एक्सेस वाटर कैसे लॉस करता है, तो उसमें इसी का खेल है, यही है, इसी के थ्रू होता है। तो ये जो नियम, इसका जो मतलब क्या बोले, ये जो गाइडेड होता है उसका नाम है गार्ड सेल या स्टेम सेल। दो सेल होते हैं लीफ में, एक स्टेम सेल होते हैं और एक गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल जो है इसको ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये इसको गाइड करता है, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब मैंने आप लोग को से वादा किया था कि आप लोग को रिएक्शन याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, आइए मैं बताता हूं रिएक्शन को कैसे याद करना है। ये देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल यानी H2O। तो याद रखिएगा कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे दुगुना जल होगा। क्या याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे दुगुना जल होगा, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके दुगुना वाटर होगा यानी H2O होगा। इतना चीज याद हो गया। मुझे लगता है कि सबको ये फार्मूला तो आता ही होगा, C6H12O6, इसको स्टार्च कर दीजिए, ग्लूकोज कर दीजिए, जो कर दीजिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद ग्लूकोज के बाद आप लोग ऑक्सीजन और जल, बस 6 ऑक्सीजन और 6 जल, बस इतना ही है हिस्ट्री में। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 12 जल होगा। क्या याद रखना है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 12 जल होगा, और प्रकाश और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाएगा जिसे बोलते हैं C6H12O6, और उसके बाद 6 O2 होगा और 6 ही जल होगा, 6 H2O होगा। और इसी को बोलते हैं splitting of CO2 molecule. This is known as the splitting of CO2 molecule that I consider you. ये रहा हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। मैंने पूरे फोटोसिंथेसिस को आप लोग को डिटेल स्टडी करवा दिया है। हाँ, एनसीईआरटी 2-3 बातें और बोल रही है कि एक्टिविटी करके देखने के लिए कि अगर स्टार्च ना रहे तो प्लांट का क्या होगा, सॉरी प्लांट के अंदर से अगर क्लोरोफिल गायब कर दिया जाए तो क्या होगा, या प्लांट के अंदर का पूरा स्टार्च यूज कर लिया जाए तो क्या होगा। वो एक्टिविटी का पार्ट है दैट आई कैन नॉट कंसीडर, अगर वो उतना यूजफुल भी नहीं है। बाकी अगर आप लोग को लगे यूजफुल तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, या अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं देखूंगा, मैं इस पे भी एक वीडियो कर दूंगा एक्टिविटी पे भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, उसके बाद अमीबा में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है वो बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हेटरोट्रॉपिक ह्यूमन में हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन आप लोग को मैं ह्यूमन फिजियो ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जो आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उस लेवल का मैं ह्यूमन फिजियो आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, उस लेवल का ह्यूमन फिजियो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। I can say that कि मैं ह्यूमन फिजियो का ही स्पेशलिस्ट हूँ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।